अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। एक सवाल कल शुरू किया हुआ था, वो फिर जुम्मे के लिए क्लास छोड़ दी थी, तो सवाल भूल भाल गए होंगे। वैसे मैंने कहा था ट्राई करना लेकिन मैच था तो इसलिए आपने मैच ही देखा होगा। सवाल पढ़ लें दोबारा, भूल भाल गए होंगे। ऑटम 2023, ये इतने कम लोग हैं। अच्छा चलें, जिनको यकीन था अगर छोड़ देना वो निकल गए हैं। सवाल पढ़ लें। ऑटम 2023 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। पॉइंट 5 और 6 बेशक अभी ना पढ़े, बाकी पढ़ लें क्योंकि वो फिर एक एक पॉइंट करके पढ़ाता हूं, लेकिन बाकी तो पढ़े ना। सवाल के बात हो क्या रही थी। चलें, आपकी फारिग से लग रहा है कि आप सवाल पढ़ के फारिग हो गए। पहला टेबल जो है इसमें पूरा क्वार्टर जो कि 1 जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों का था, उनकी ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं और जो आखिरी 2 कॉलम हैं वो रुपीस हैं, जबकि जो पहले 3 उससे पहले 3 कॉलम है ये क्वांटिटीज हैं। और पॉइंट नंबर 2 के अंदर रॉ मटेरियल, चूंकि सवाल रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग और ओपनिंग, ये स्टॉक की वैल्यू बताई हुई है। और परपेचुअल सिस्टम है, फाइफो मेथड है, और अगर कोई एनआरवी राइट डाउन करना पड़ा या कोई शॉर्टेज लिखनी पड़ी तो उसको पी&एल में डालना है। और 1 जून से प्राइसेस बढ़ गई थी, तो चूंकि ये आपको टेबल जून के बाद की ही ट्रांजेक्शन दी हुई है तो ये बढ़ी हुई प्राइसेस हैं। ये पहले 4 पॉइंट्स की बात है। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की फिगर्स रिकॉर्ड्स से बनती हैं वो गलत हैं, उनको ठीक कर दें। तो इसको किया यह था कि कॉस्ट ऑफ, बल्कि कॉस्ट नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग रॉ मटेरियल स्टॉक और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इनकी गलत फिगर से शुरू किया था। और ये तो गिवन थी खैर 15,700, और ये इस तरह से गिवन नहीं थी, लेकिन ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस वो सारे आउट जो इशू के अलावा हैं जो कि नहीं थे, 10.25, 54.25 माइनस 3.7, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर रिकॉर्ड्स हो गया 4880000। और एक इसमें एरर ठीक कर लिया था कि ए की इशुएंस फाइफो पे होनी चाहिए थी, लाइफो पे हो गई। तो उससे हुआ क्या कि मटेरियल कंज्यूम्ड में महंगे रेट्स चले गए और क्लोजिंग स्टॉक में सस्ते रेट्स चले गए। ये क्या बात कह दी मैंने, पुराना सस्ता था, नया महंगा था। तो लाइफो में क्या होता है कि नया कंज्यूम हो जाता है, पुराना बचा रहता है, और फाइफो में पुराना यूज होता है, नया बचा होता है। तो होना यह चाहिए था कि फाइफो के मुताबिक करते लाइफो के मुताबिक हो गया, तो उससे कंजम्पशन में नया रेट महंगा वाला चला गया, तो मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आ गई, रिवर्स कर दिया। कितना 180,000 लेस, और क्लोजिंग स्टॉक में महंगा जाना चाहिए था, सस्ता वाला चला गया, तो इसमें ऐड कर देते हैं 180,000। ये कर लिया था। दूसरा बुलेट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 का दूसरा बुलेट पॉइंट, मटेरियल बी इशू किया था, लेकिन रिकॉर्ड करने वाले ने मटेरियल बी के 2000 किलो इशू लिखने की बजाय सी के इन्वेंट्री कार्ड में 3000 किलो इशू लिख लिए। तो अब ये 2 गलतियां हो गई। क्या, बी का इशू रिकॉर्ड नहीं किया
और सी का बिला वजह रिकॉर्ड कर लिया, तो सी का जो बिला वजह रिकॉर्ड कर लिया इशू, तो कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा दी और फालतू इशू रिकॉर्ड करने से क्लोजिंग कम रह गया, तो वो जो गलत रिकॉर्ड की थी वो रिवर्स कर देते हैं। कितने किलो? 3000। कितने रुपए वाले? सी। क्यों? ये थे ही यही, इनका तो ओपनिंग था ही नहीं ना, ये तो थे ही यही 70 वाले, तो फालतू का इशू रिकॉर्ड कर दिया, वो रिवर्स कर देते हैं। 210 प्लस माइनस। अच्छा, इस सवाल में ना मुश्किल यही थी असल में कि प्लस माइनस सोचना था, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल ही हो सकता है। तो जो सी इशू था ही नहीं, कर दिया रिकॉर्ड, इशू रिकॉर्ड कर दिया यानी मटेरियल कंज्यूम्ड बना दिया बिला वजह, तो मटेरियल कंज्यूम्ड को हम कर देते हैं कम, और इशू बिला वजह रिकॉर्ड करने से क्लोजिंग स्टॉक कम रह गया, वो बढ़ा देते हैं। और बी का इशू बनता था, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो अब रिकॉर्ड कर लेंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड बढ़ा देंगे। कितने किलो? 2000। रेट कौन सा? 80 यानी नया रेट या पुराना रेट? पुराना नहीं, वो 80 तो ठीक है, वैसे कह रहा हूं पुराना वाला रेट क्या नया वाला रेट? क्यों पुराना वाला? क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। पुराने वाला। हाँ, इसका अच्छा पॉइंट था ये। नया वाला क्यों? नया वाला है क्या हुआ? उसी पे क्या? क्यों? जी जी, लाइफ हो क्या? समझ नहीं आई। हाँ, पहली बात हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, कॉस्ट में आईएस नहीं होते। दूसरी बात, अब आगे बोलो। किसमें खत्म हो गया? कहां खत्म हो गया? कॉस्ट है ना, तो उसमें तो आईएस नहीं है, वरना मैनेजमेंट में तो इंटरनली जो मर्जी रिकॉर्डिंग करें, तो आईएस थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी, नया रेट पुराना रेट। अच्छा, जो नया कह रहे हैं क्यों? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जो पुराना रेट कह रहे हैं ना, वो एक जज्बाती आंसर है, क्योंकि लग रहा है कि FIFO है तो 2000 किलो इशू रिकॉर्ड नहीं किए तो अब कर लें, तो पुराने वाले कर लें। तो पुराने वाले पड़े हैं क्या अभी तक? ये कब इशू किए थे? ये कब के 2000 की बात है? 7 जून को, 15 जुलाई को, 21 अगस्त को, कब है? नहीं कहा हुआ। 2000 किलो इशू नहीं किए थे, अब कर लें, तो उन्हीं में से करेंगे ना जो हैं, या पुराने वाले में से करें? अच्छा चलिए, दबानी मुश्किल होगी बात। ओपनिंग कितने थे इसके? 30,000 थे। परचेज कितने किए? 315,000। क्लोजिंग इसके कितने हैं? 48। तो इशू कितने हुए हैं? 297। लेकिन ये तो रिकॉर्ड के मुताबिक है ना, तो ये गलत है। चलो 297 इशू तो हुए ना, तो ये तो रिकॉर्ड किए ही होंगे। कैसे किए होंगे रिकॉर्ड? 30 इनमें से और बाकी 267 इनमें से। इशू करते हुए पहले तो ओपनिंग ही खत्म हुआ होगा, चलो करते 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 आखिरकार तो हो ही गया होगा खत्म। ये गलत है। सही क्या है कि कितने इशू हुए? 290। असल में 2000 इशू थे जो नहीं रिकॉर्ड किए, तो असल में इशू कितने हैं? यानी 297 गलत है, 299 सही है ना। तो इस 299 सही को फिर क्या करूं? तो इन्हीं में से 2 और कर लेते हैं ना फिर, क्योंकि 2000 रिकॉर्ड नहीं किए, ठीक है नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद दुनिया में दोबारा तो बिजनेस नहीं ना बंद हो गया होगा, फिर इशू कर दिए होंगे। हाँ, 2000 का इशू मिस हो गया था। वालेकुम अस्सलाम। नहीं साहब, ये भी करना है। पाकिस्तान के भी अगर मगर हैं या खत्म हो गए? में
ये वैल्यूज रिकॉर्ड्स के मुताबिक हैं, तो इसके मुताबिक इशू 2000 कम रिकॉर्ड हुआ है। मैं ये कह रहा था कि जिस दिन ये हुआ होगा उस दिन रिकॉर्ड नहीं किए, उसके बाद भी तो कभी दोबारा इशू हो ही गए होंगे। तो अब जब दोबारा इशू हुए होंगे तो क्या फाइफो से करते हुए ओपनिंग उसने इशू करके खत्म नहीं कर दिए होंगे? तो अब नए वालों में से ही 2000 और कर लेते हैं। तो अब हम जब नए वालों में से करेंगे तो इन 2000 पे कौन सा रेट लगाएं? 80। तो इस 80 पे इशू रिकॉर्ड नहीं की थी, अब कर लेते हैं। तो इशू करने से मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी 1, और इशू रिकॉर्ड नहीं की थी तो क्लोजिंग स्टॉक, इशू रिकॉर्ड नहीं की थी तो क्लोजिंग ज्यादा आ रहा था, उसको कम कर देते हैं। $160। ये पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। अब फिजिकल स्टॉक चेक यानी फिजिकली जब काउंट किया था एट क्वार्टर एंड हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग, यानी फॉलोइंग चीजें हैं जो फिजिकल काउंट करने से पता चली। क्या? मटेरियल डी का 800 किलो गायब है। कैसे पता कि शॉर्ट है? जितना स्टोर रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री कार्ड के मुताबिक स्टॉक पड़ा होना चाहिए था उससे 800 कम है, तो गया ले गया चोर कोई, तो अब चोर ले गया तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और पीएनएल को चार्ज करना है तो पीएनएल डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, तो यहां से कर देंगे कम। कौन सा रेट, नया या पुराना? नया। यही बात जो भी यहां समझाई थी कि नई रिकॉर्ड हुआ अब कर लें। ओपनिंग तो कब का खत्म हो गया रिकॉर्ड वाले के पास भी। तो कितने यूनिट्स? 800, और एक कितने का है? 50 का, 40,000। अच्छा, अब पीएनएल डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, इधर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम में तो कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया मैंने, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई और पीएनएल डेबिट हो गया। दूसरा बुलेट पॉइंट, मटेरियल ई स्टोर में जितने होने चाहिए थे उससे 500 ज्यादा पड़े हुए थे। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि 200 तो इसलिए ज्यादा पड़े थे क्योंकि वो सप्लायर ही गलती से ज्यादा दे गया था। तो अब हम कमीने बन के उनको रख जाए, छुपा जाए, है ना, या फिर वापस कर देंगे। तो ये तो मसला थोड़ा सा है, वापस कर ही देंगे। तो इसको तो कोई एडजस्ट नहीं करना। क्या करना है? हाँ जी, रिकॉर्ड नहीं हुआ कि हुआ है? कैसे पता नहीं हुआ? भाई रिकॉर्ड हुआ होता तो फिर एक्सेस क्यों कहते? तो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो होना चाहिए था? नहीं, होना भी नहीं चाहिए था। जब है ही नहीं हमारे तो रिकॉर्ड होना भी नहीं चाहिए था। तो फिर तो बस सही है। तो इस 200 का कुछ भी नहीं करता। एक्सेस का मतलब है कि जितना रिकॉर्ड के मुताबिक स्टॉक होना चाहिए फिजिकली उससे ज्यादा पड़े हुए हैं। तो वो ज्यादा क्यों पड़े? क्योंकि गलती से हमारे पास आ गए। तो जब रिकॉर्ड हुआ ही नहीं और होना चाहिए भी नहीं था तो बस सही है। तो इस 200 का कुछ नहीं करना। हाँ, 300 इसलिए ज्यादा पड़े हुए हैं कि ये आ तो गए थे, रिकॉर्ड भी होना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्ड करना उस वक्त ये मिस हो गया था। तो अब रिकॉर्ड कर लें। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, रॉ मटेरियल खरीदा है, कैश क्रेडिट, तो ये हो जाएगी ऐड परचेज ऑफ ई 300 यूनिट्स, और एक कितने का? 12,000। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, यहां क्या आएगा? कुछ भी नहीं। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल एफ के 400 यूनिट थे,
वो थे डैमेज्ड, और उनको हम 3000 खर्च करके रिपेयर भी करवा सकते हैं, और अगर इनको ऐसे ही बेच दें तो 8000 का बेच सकते हैं। तो फिर एनआरवी राइट डाउन करना पड़ेगा, कितना है? 3000। क्या हुआ? अच्छा, खामोशी इसलिए है कि आप सोच विचार कर रहे हैं, मैं इसलिए टाइम दे रहा हूं। सेलिंग प्राइस तो बताई नहीं, फिर कॉस्ट कितनी है? 12000 ना, क्योंकि 400 है और एक 30 का है, तो 12000 है इसकी कॉस्ट। एनआरवी अगर हम इसको अभी बेच देते हैं तो 8000 का बिक जाएगा, या फिर रिपेयर करवा लेते हैं तो 3000 का रिपेयर होगा, तो फिर क्या 12 का बिकेगा? बेचना तो हमने है नहीं, इश्यू टू प्रोडक्शन हो जाएगा। हाँ, तो फिर एनआरवी क्या होगी? 11000? 9000 क्यों? मैं पूछ रहा हूं एनआरवी कितनी, ये पूछ रहा हूं। 1000 कैसे? 3000 को डिवाइड, अच्छा चलो टोटल है ना बस, तो अच्छा पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर किससे कंपेयर करेंगे? किससे करेंगे? 30 से। अच्छा पर यूनिट ना निकालो, पहले उसके अलावा बात करो। 9000 कैसे? 3000 का रिपेयर करवा लेंगे तो 12000 का बेच देंगे, यानी इसको बेच देंगे 12 का, एनआरवी नहीं होगी, तो फिर एनआरवी ना लिखें, मतलब छोड़ दें इस पॉइंट को। रॉ मटेरियल तो सेल नहीं होता, तो क्या करें? मसला किधर रह गया? 8000 सेलिंग प्राइस ही, और क्या है? अच्छा, अब इसका स्केयर ले लेंगे फिर। ठीक है, पॉइंट नोटेड। जी जी बताएं बेटे। है नहीं, मुझे बात समझ नहीं आ रही, दोबारा बताइए। जी जी बोलिए जी। तो फिर क्या, तो फिर कितनी हो जाएगी वो रिपेयर करके? 15000, यानी एनआरवी 15000 होगी। अच्छा जी, हाँ तो फिर ना दफा कर यार, ना पर यूनिट पे जाओ, टोटल पे जवाब दे दो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है 12000 ही देंगे। अच्छा वैसे वैसे इस सवाल का जवाब, जो अभी ज्यादातर बच्चों से मुझे आवाज आई भी है, बहुत गहरा सोचे बगैर हो जाएगा इजीली। हम 3000 का रिपेयर करके 12 का बेच लेंगे। एनआरवी 8 या 9? 9, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन हो तो ज्यादा वाले को लेते हैं। ये एनआरवी है और ये कॉस्ट है, तो कितना राइट डाउन? तो बिल्कुल सही है। और आप जब सोल्यूशन में 3000 माइनस करेंगे तो उसने ये कौन सा सोचना है कि आप क्या सोच रहे थे, तो इसलिए ये करके आंसर आ जाएगा। P&L डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट, इधर कुछ भी नहीं। तो जिन्होंने इसको इस तरह से सोचा कि 3 का रिपेयर करा के 12 का बेच देंगे तो इतनी एनआरवी, या फिर अभी 8 का बेच दें तो इन दोनों में से 9 एनआरवी, और 12 कॉस्ट है, एनआरवी 9 है, तो उसको 3000 का राइट डाउन कर लेंगे। सवाल करने की हद तक ये सोच भी चल जाएगी, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा सोचते होंगे वो उसमें मुश्किल में फंस जाएंगे, तो उस मुश्किल का हल करके देते हैं। लेकिन जो बात अब बताने लगा ना, ये है थोड़ी सी ऊंची है। कॉस्ट इसमें से 3 माइनस क्यों करेंगे? मैंने कब किया माइनस? ये हम मार्केट में इसको बेच देंगे, हम अगर इतने का खरीद रहे हैं तो बेच भी इतने का देंगे, उस तरह लिखा है 12। हाँ, मार्केट में सप्लायर इतने का बेच रहा है, हम भी बेच देंगे जाके,
तो इसलिए अगर फौरन किसी ने ऐसे सोचा होगा तो आंसर उसका भी सही है, 3000 ही वहां से लेस होगा। लेकिन वैसे असल में क्या है वो बताता हूं। रॉ मटेरियल, ये मैंने मुझे लगता है पहले बात बताई हुई है। हमारे पास जो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी पड़ी हुई है वो, अगर ये अपनी तरफ से यानी फिगर दे रहा हूं, अगर वो 500 की खरीदी थी और इसकी एनआरवी लिया करते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट? कि अब अगर खरीदे तो कितने का मिलेगा। अब अगर मार्केट में, अच्छा कॉस्ट और एनआरवी कंपैरिजन का क्या मकसद होता है कि एसओएफपी में जो एसेट शो हो रहा है वो औकात से ज्यादा शो ना हो। अगर उससे नुकसान होता नजर आ रहा है तो अभी ही नुकसान हो जाए। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट 540 है, यानी मार्केट में मटेरियल महंगा हो गया, ये मैंने पहले की भी डिस्कशन, मार्केट में मटेरियल महंगा हो गया है, हमने 500 का खरीद लिया था, अब मार्केट में 540 का मिलता है, तो अगर मटेरियल महंगा हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली वो प्रोडक्ट भी महंगा हो गया होगा। तो हम जब इस 500 के खरीदे मटेरियल से प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो प्रॉफिट पे ही बेचेंगे, इसलिए किसी राइट डाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में अब रॉ मटेरियल 440 का मिल रहा है, तो हमने तो उसको 500 का खरीदा हुआ है, हम महंगा खरीद बैठे थे, अब ये हो गया है सस्ता। अगर ये सस्ता हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी सस्ता हो गया होगा, और हमें तो मटेरियल महंगा मिला हुआ है, तो हमें इस मटेरियल से प्रोडक्ट बना के सस्ता बेचने से नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्ट कितना पता नहीं, लेकिन एक तुक्का लगा लेते हैं कि अगर मटेरियल इतना सस्ता हो गया है तो इतना तो नुकसान हो ही जाएगा, तो हम उस 60 को राइट डाउन कर लेंगे। तो मटेरियल में राइट डाउन करने की ये साइंस होती है कि अगर मार्केट में अब महंगा मिल रहा है तो इसका मतलब कोई फिक्र नहीं है, हमने सस्ता खरीद लिया था, हम अच्छे रह गए थे। लेकिन अगर मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो हम महंगा खरीद चुके थे, हमें नुकसान है, तो उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। यानी मटेरियल में एनआरवी कैलकुलेट करने की बजाय ज्यादा फोकस इस बात पे है कि राइट डाउन कितना करना, क्योंकि एनआरवी तो होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि बेचेंगे तो क्या रियलाइज होगा, तो मटेरियल बेच के इतना थोड़ी रियलाइज होगा। तो चूंकि मटेरियल बेचते नहीं है, इसलिए एनआरवी के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको राइट डाउन करना है कि नहीं करना। नया मार्केट में सस्ता मिल रहा है, हमें महंगा मिल गया हुआ था, तो राइट डाउन कर दें। मार्केट में महंगा चल रहा है, हमने सस्ता ही ले लिया हुआ है, तो कोई मसला नहीं है। यानी रॉ मटेरियल के लिए हम ज्यादा फोकस एनआरवी निकालने की बजाय राइट डाउन पे कर रहे हैं। हमारे पास 12,000 का मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर हम इसको अभी 8 का बेचेंगे और इसकी जगह पर और खरीद लाएंगे, ये फेंकेंगे इसकी जगह और खरीद लाएंगे, तो हमें 4,000 एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा। और अगर इसी को रिपेयर करा लेते हैं तो 3,000 खर्चा पड़ेगा। एक तरफ हमें 4,000 खर्चा पड़ने वाला है, एक तरफ हमें 3,000 खर्चा पड़ने वाला है। और जब मल्टीपल एनआरवी की ऑप्शंस होती हैं तो हम कौन सी एनआरवी लेते हैं? हायर ना। यानी हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम राइट डाउन करें। तो हमें यह खर्चा पड़ने वाला है या यह खर्चा पड़ने वाला है, तो इसको राइट डाउन कर लेंगे, तो 3,000 से राइट डाउन कर लेंगे। नहीं समझ आया? लेकिन जिन्होंने इसको 12,000 सेल प्राइस रख के एनआरवी 9,000 निकाली और राइट डाउन 3,000 निकाला, वो भी सही है। और बस ये सवाल था। 1599 8 भी है, चले कर ही लेंगे, प्लस माइनस तो कर ही लेंगे। ये था सवाल कितने नंबर का? 9 नंबर। अच्छा, इसमें सीरियसली मुश्किलें क्या आई हैं? एडलेस सोचने में या अंग्रेजी नहीं समझ आई? फाइफो लाइफो। अब जिन्होंने सवाल देख के कि ये ऐसा सवाल तो कभी किया ही नहीं और कोशिश ही नहीं की होगी, जाया कर दिया 9 नंबर। लेकिन अगर कोशिश करें तो सारे ही थोड़ी इंपॉसिबल डिफिकल्ट थे, को 2-4 तो शायद कर ही लेते, और 2-4 कर लेते तो शायद 2-4 नंबर आ जाते, तो 48 पे तो ना फेल होते। तो इसलिए पेपर में ना जो सवाल मुश्किल लगे उसको हिम्मत हार के छोड़ते नहीं है, कोशिश पूरी करते हैं अपनी। है जी 13 नंबर। आप कह रहे हैं कि सवाल ज्यादा बड़ा है और नंबर कम है, तो वो नंबर की अच्छा अच्छा, हाँ वो फिर नफसियाती तो ऐसे ही। एक सवाल होगा मेरी बुक में ऑटम 12, आधा मैं कर रहा हूं, बाकी आधा आप करेंगे, और बस फिर इवेंट वैल्यूएशन बहुत है। मेरी बुक में एक सवाल होगा ऑटम 2012, मेहनती लिमिटेड, पेज 11। अच्छा, एक काम और कर लें, जो जो चैप्टर मैं खत्म करता जाऊंगा ना, उसमें कुछ थ्योरेटिकल चीजें जो रट्टे वाली भी हैं वो भी हो सकती हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी हैं, तो वो मैं आपको मार्क करवा दिया करूंगा। मैंने ये किया हुआ कि आईकैप की बुक में से जो मुझे लगती थी कि चीजें थ्योरेटिकली पूछी जा सकती हैं, वो मैंने फिर कॉपी पेस्ट करके यहां डालनी, तो वो मैं हर चैप्टर में बता दिया करूंगा। अब आप वो कैसे नोट किया करेंगे कि एंड तक भी याद रहे?
वो तो फैल जाएगा रजिस्टर में, पता नहीं कहां कहां बताया था सर ने। आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी कर ले, बहरहाल मेरा ख्याल यह है कि हर चैप्टर के पहले पेज पे लिख लेना किताब के ऊपर ही कि इसमें से क्या क्या है जो मैंने थ्योरी का बताया हुआ है। तो इस चैप्टर में पेज नंबर 2 पे फाइफो और एवको के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये कर लीजिएगा याद, जितने भी कर सके। पेज नंबर 2 फाइफो एवको के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये कर लेना। और इस चैप्टर में से बस थ्योरेटिकल बस ये बहुत है। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल चीजें अंग्रेजी में पूछी जा सकती हैं, जैसे एक सवाल में पूछा भी हुआ था कि क्या हालात हो सकते हैं कि एनआरवी कम आ जाए, तो इस तरह की चीजें कॉन्सेप्चुअली हो सकती हैं। टेस्ट मेनली पेपर न्यूमेरिकल है, लेकिन इस तरह से थ्योरेटिकल अगर सवाल आता भी है तो वो कॉन्सेप्चुअल ही होता है। जी किया नहीं है ना अभी, अभी किया तो नहीं है। 3000 कर चुके हैं क्या खर्च? 3000 रिपेयर का खर्चा कर चुके? नहीं अभी किया तो नहीं है। कहां से माइनस? ये नहीं नहीं, ये तो मैंने बताया था कि अगर कोई इसको अगर अगर ये क्या है? हाँ हो गया वो बंद। ये मैंने ना 3000 कॉस्ट में से लेस नहीं किया हुआ। किधर गया? मैं ये बता रहा था कि अगर कोई इसको ऐसे भी सोच रहा है कि रिपेयर करा के इतने का बेच देगा या वैसे ही इतने का बेच दे, तो उससे भी आंसर ठीक आ जाएगा, ये बता रहा था। वरना असल में मैंने 3000 लेस नहीं किया। मैंने ये कहा है कि अगर रिपेयर कराता है तो 3 का खर्चा पड़ेगा और अगर बेचता है तो नेट 4000 का नुकसान होगा, तो इसलिए 3000 का खर्चा जो है ना वो लॉस बना लेंगे। ऐसे ही सोच लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। क्या इसमें जितनी एडजस्टमेंट्स की हैं वही सारी मटेरियल कंज्यूम में भी होनी चाहिए? नहीं। तो अगर आप इस मटेरियल के क्लोजिंग को यहां रखेंगे तो मटेरियल कंज्यूम ठीक नहीं निकलेगा। सवाल यह है कि अगर हम इस गलत वाले की जगह सही वाला क्लोजिंग मटेरियल रख लें तो क्या अब ये मटेरियल कंज्यूम्ड यही नहीं ठीक आ जाएगा? जो पीरियोडिक सिस्टम होता है ना, उसमें हम लोग ये तुक्के लगा रहे होते हैं कि इतना पहले था, इतना और खरीदा, इतना बच गया तो बाकी यूज हो गया होगा। लेकिन परपेचुअल में तो हमें हर लाइन अलग अलग नजर आ रही होती है, हम हर लाइन को अलग अलग डील कर सकते होते हैं। तो अगर आपने ये ऐसे किया कि इसको सॉल्व ना करें, मटेरियल सॉल्व कर लें, सही मटेरियल 15800 आ गया जैसे, तो अब आप यहां पर 15800 यूज कर लें तो मटेरियल कंज्यूम भी ठीक आ जाएगा? नहीं, सही नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमने जितनी एडजस्टमेंट्स की हैं उन सबका दूसरा इफेक्ट क्या मटेरियल कंज्यूम में जा रहा है? नहीं। तो इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। मेहनती लिमिटेड का सवाल, पहुंचे मेहनती लिमिटेड तक। रॉ मटेरियल तो नहीं करेंगे ना यूज, मैंने कब किया यूज? रिपेयर करके, तो रिपेयर करके तो ठीक हो गया ना। अगर सही हो सकता होगा तभी तो वो एक ऑप्शन है रिपेयर करने की, अगर ना ठीक हो सकता होता तो क्यों ऑप्शन होती? कहां से कम क्यों कर रहे हैं? ये तो 3000 खर्च करना पड़ेगा ना, और खर्चा करना पड़ेगा ना, या कर चुके हैं? खर्चा करना पड़ेगा। तो देखो हम ना इन्वेंट्री की कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर इसलिए कर रहे होते हैं, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर 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 अगर
कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर इसलिए कर रहे होते हैं, सबसे बात कर रहा हूं, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर इस इन्वेंट्री की अभी इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि हमें इसकी वजह से नुकसान होने जा रहा है, तो वो नुकसान हम अभी मान लेते हैं। कॉस्ट और एनआरवी के कंपैरिजन की लॉजिक ये है कि अगर इन्वेंट्री अभी इस हाल तक पहुंच चुकी है जिसकी वजह से हमें एक नुकसान होने जा रहा है, हम उसको अभी नुकसान मान लेते हैं। ये सारी इसके पीछे साइंस है। तो हमारी ये खराब हो चुकी, अब अगर ठीक कराएंगे तो 3000 का खर्चा, और अगर बेचते हैं तो नेट 4000 का खर्चा, क्योंकि बेच के 8000 और फिर नया खरीदेंगे तो 4000 लग जाएगा ना इसकी वजह से। तो हमें इस वक्त इन्वेंट्री की हालत देख के नजर आ रहा है कि इसकी वजह से 3 नहीं तो 4 का खर्च होने जा रहा है, तो 3 को हम लोग राइट डाउन ले लेते हैं। 3 क्यों ले रहे हैं? ये 3 यहां से माइनस होता ना देखो ना, हम 3 को राइट डाउन मान रहे हैं क्योंकि अभी इस वक्त रॉ मटेरियल जिस हालत में आ चुका हुआ है हमें वो नुकसान ही पहुंचाने जा रहा है। तो जितना कम नुकसान पहुंचाने जा रहा है हम उस कम वाले को राइट डाउन कर लेते हैं। यही वजह है कि एनआरवी अगर एक से ज्यादा तरीकों से निकलती है तो हम कौन सा तरीका लेते हैं? हायर वाला ना, ताकि राइट डाउन कम से कम आए। तो हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि इन्वेंट्री की हालत जहां हो चुकी है हमें जितना कम से कम नुकसान पहुंचने वाला है वो अभी से मान लें। मेहनती लिमिटेड का सवाल, ये कर रहे हैं अभी हम, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग बच बचा के आ जाए वो होमवर्क करके आ जाना इस सवाल को, लेकिन पार्ट बी की डिस्कशन सुन लें ताकि आप होमवर्क तो करें ना। इस सवाल का पहला पैराग्राफ, यानी ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, ये 1 से लेके 7 तक, ये ना पढ़ें बेशक, लेकिन टेबल से ऊपर वाला पैराग्राफ और रिक्वायरमेंट ये पढ़ लें। रिक्वायरमेंट पहला पैराग्राफ पढ़ लें। चने पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट वी बनाते हैं जिसमें 2 मटेरियल बी और जी इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद मई के महीने की ट्रांजेक्शन बताएंगे। और ये 60-40 का कुछ भी नहीं करना, यानी कहानियां बस 2 मटेरियल हैं और उन दोनों मटेरियल की मई के महीने की ट्रांजेक्शन बताएंगे। अब आए रिक्वायरमेंट पे, पार्ट ए। और हाँ, पहले पैराग्राफ में ये भी बताया हुआ है कि वेटेड एवरेज मेथड है और परपेचुअल है, तो कॉस्ट में परपेचुअल ही होता है। और रिक्वायरमेंट ए तो ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, कॉस्ट और एनआरवी, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो इन्वेंट्री कार्ड बनाना पड़ेगा। तो वो 2 मटेरियल हैं, मतलब डबल सवाल हो गए, तो 2 इन्वेंट्री कार्ड बन जाएंगे। ये तो हो जाएगा पार्ट ए, हो गया, थिंक डन। पार्ट बी, परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक जानने के लिए फिजिकल काउंट की मोहताजी होती है। क्या हमें फिजिकल काउंट करना होगा तो जाके क्लोजिंग पता चलेगा? नहीं। लेकिन क्या फिजिकल काउंट कर ही नहीं सकते, गुना मिलेगा? कर सकते हैं। अगर कर लें तो क्या फायदा है? क्रॉस चेक हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। आइडियली स्पीकिंग फिजिकल काउंट करें तो होना उतना ही चाहिए जितना स्टॉक के लेजर कार्ड में, लेकिन अगर नहीं है तो कोई वजह होगी। छोटे छोटे से होते थे आप लोग, बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ाई गई होगी आपको, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उसकी कोई वजह होगी। और बैंक रिकंसिलिएशन बनाने का तरीका होता है कि बैंक स्टेटमेंट से लेफ्ट से शुरू कर लें, जो डिफरेंसेस हैं उनको प्लस माइनस कर लें, और जो एंड आंसर आए, अगर ये कैश बुक जितना है तो क्या कंक्लूड हुआ? क्या सही है? क्या सही है? दोनों बैलेंसेस इक्वल हैं? इक्वल होते तो फिर ये बनाई क्यों रहे थे? एरर खत्म हो गए तो वो तो कैश बुक में एरर ठीक कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन क्यों बनाते हैं? हाँ हाँ, तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से शुरू किया, प्लस माइनस किया,
इसका आंसर वही आ गया जो कैश बुक का बैलेंस है। तो क्या साबित हुआ इससे? क्या किया, ये क्या साबित हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैश बुक को जो ठीक करना था कर लिया, लेकिन अब भी अगर बैंक स्टेटमेंट से फर्क है तो इन वजहों की है, और ये हमारा मसला नहीं है, अनप्रेजेंटेड है, अनक्रेडिटेड है, बैंक एरर है। तो इससे साबित ये हो रहा होता है कि बस यही डिफरेंस है, बाकी और कोई अनआइडेंटिफाइड डिफरेंस नहीं है। तो रिकंसिलिएशन किसी भी चीज की इसीलिए की जाती है कि कोई दो फिगर्स जो बराबर होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो किसी एक से शुरू करें, डिफरेंसेस प्लस माइनस करें, और अगर इसका आंसर दूसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ठीक है, सारे डिफरेंसेस ढूंढ लिए हैं। इस सवाल में रिक्वायरमेंट बी में क्या कहा हुआ है कि जो फिजिकल काउंट करके स्टॉक पता चला था उसको रिकॉर्ड के साथ रिकंसाइल करें। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? अदर इंफॉर्मेशन पॉइंट 2 पढ़ें, एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 2। जी, फिजिकल काउंट करके आपको उनकी क्वांटिटी बता दी। अब इससे सवाल शुरू कर लेंगे, जो डिफरेंसेस मिले वो प्लस माइनस करेंगे, और अगर एंड आंसर किसके बराबर आ गया, जो पार्ट ए में वर्किंग की होगी, तो बस सही हो गया सवाल। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। और अगर आप खुशियां ज्यादा मनाने में बिजी हुए और आप होमवर्क ना कर सके तो ट्यूसडे को सुबह सुबह कर दूंगा, सुबह सुबह मतलब क्लास के शुरू में। और अगर आपने होमवर्क कर लिया तो डिस्कस कर लूंगा ट्यूसडे से। इंशाल्लाह फिर मैं अगला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।